ये बात कर रहे थे कि एक मिनट पंखा चला लेते हैं। तो सेल कर रहे थे, तो उसमें हमने कहा था कि आपको सेल कैसे किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी डिराइव करता है जी। ठीक है, 36 से 38 एटीपी अगर निकालना है आपको, है ना, तो उसके लिए है ना कैसे हम उस पर डील करेंगे वही सब हम लोग पढ़ रहे हैं जी। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा हम लोग का टॉपिक, और सेलुलर रेस्पिरेशन पे हम लोगों ने जब बात किया था तो कहा था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब लेते हैं जी, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब यूज मिलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, है ना, और उसको ब्रेक करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, वट एवर यू ईट, कुछ भी खाते हो आप, उसका रेस्पिरेशन हो सकता है। मोस्ट फेवर्ड क्या होता है, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में है तो सबसे फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है जी। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं हम लोग, और ऑक्सीडाइज करके जो भी प्रोडक्ट बनता है सर, इस दौरान एनर्जी भी बनता है, और उस एनर्जी को हम लोग चेंज कर लेते हैं किसमें, आपको एटीपी के फॉर्म में, है ना। एटीपी के फॉर्म में जो हम लोग चेंज करते हैं एनर्जी, इसी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं जी। ठीक है, ये एनर्जी हम लोग के लिए क्या करता है सर, आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने में मदद करता है जी। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा था जी। ठीक है, और हमने जब आपको समझाना शुरू किया था तो हमने ये भी कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। एक होता है आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक क्या होता है आपको एरोबिक, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जी। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं जी। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में दो स्टेप था जी, एक था ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा स्टेप था फर्मेंटेशन था। अब यहाँ पे, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक नाम और भी हो सकता है फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन दो टाइप का होता है जी। ठीक है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, और एक क्या होता है सर, आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। अभी हम लोग देख रहे थे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक होता है सर आपको क्या, एक होता है सर आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये सब किसको ध्यान में रख के कर रहे हैं हम, ये सब ग्लूकोज को ध्यान में रख के कर रहे हैं। ये भी तुमसे पूछा जा सकता है कि आप हमको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ाएं या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ाएं, ये एक्चुअली में करवा कौन रहा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आपका जवाब होगा, आपकी तरफ से जवाब आएगा, है ना, एनारोबिक, मतलब ये सब ग्लूकोज की मदद से, यानी ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट कैसा ले रही हो तो ग्लूकोज ले रहे हैं। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जब देखते हैं इसमें 3 स्टेप्स में आता है जी। ठीक है, इसमें से एक स्टेप क्या है, आपको एरोबिक रेस्पिरेशन जो देख रहे हैं इसमें 3 स्टेप आता है। एक स्टेप का नाम क्या है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक है आपको ग्लाइकोलाइसिस, याद आ रहा ना, ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में होता है, और दूसरा होता है इसमें आपको 4 स्टेप होता है, सॉरी, लिंकर रिएक्शन देखते हैं, और उसके बाद क्या होता है क्रेब्स साइकिल, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 4 स्टेप होता है आपको किसमें, आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है जी, एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं इसमें 4 स्टेप आएगा, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं इसमें आपको कितना स्टेप आएगा, हमें जी 3 स्टेप, इसमें 2 स्टेप आता है। अगर आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं तो इसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, और वही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मतलब फर्मेंटेशन बात वही होगा, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, और इसमें भी क्या होगा सर, आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा जी। ठीक है, 10th का स्टूडेंट 10th के लेवल पे भी सोच सकता है इसके लिए। आप एग्जाम में उतना हाई फाई नहीं लिखेगा, लेकिन ये जरूरी है जी। ठीक है, रियल लाइफ में भी तुमको फील्ड में मदद करेगा, लेकिन हाँ उतना नहीं यूज होता है, लेकिन डॉक्टरी लाइफ से हमें इसे खूब पढ़ाया जाता है। पहला साल जो एमबीबीएस का गुजरता है उसमें यही सब चैप्टर सब चलता रहता है, और उस सब में भी देखिए इंजीनियरिंग समय जो जाता है उसमें भी फर्स्ट ईयर में आपको कुछ यही सब पढ़ाया जाता है जी। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री घुसा के बायोकेमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। इवन इंजीनियरिंग में भी तुमको बायोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें पहला स्टेप क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा बात क्या होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा जी। ठीक है, शराब बनाने की प्रक्रिया सब होगा। आप लोगों को हम कल शुरुआत भी कर दिए थे बताना कि सबसे पहले रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है जी। ठीक है, अगर हम एक मोटा मोटी बात मान के लेके चले तो हमने आपको कहा था कि चलो कोई एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक ईस्ट के अंदर में, है
है ना, रेस्पिरेशन देख रहे हैं, और इसने ऑक्सीजन लेना छोड़ दिया है। जब ऑक्सीजन नहीं ले रहा है तो इसका मतलब वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा जी, ठीक है सर। कुछ भी एनारोबिक हो या एरोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस से तो गुजरना ही पड़ेगा जी, ठीक है। अगर हम हेडिंग बना के बतावे आपको, तो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक है, इसे पूरा टाइम लगेगा जी, सबको नोट्स भी कर सकते हैं आप चाहे तो। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 स्टेप आएगा जी, ठीक है। एक स्टेप का नाम क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। पहला स्टेप क्या था आपको, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस है। और दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप का नाम क्या है सर आपको, है ना, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नाम है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये 2 टॉपिक हो गया आपको, है ना, एक हो गया ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये 2 टॉपिक हम लोगों को देखना है जिसमें आपको इसके अंदर में जी, ठीक है। और हमने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप क्या है आपको, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ग्लाइकोलाइसिस जो देखते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये बात कल ही हम आपको समझा दिए थे, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। इवन तुम ये भी कह सकता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्म में ही होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल आपको ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन साइट है, ऑक्सीजन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। क्योंकि हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी इस्तेमाल नहीं होगा जी, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है जी, ठीक है। अब देखिए 10th के स्टूडेंट से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आराम से इसका जवाब लिख सकती हो कि ग्लाइकोलाइसिस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ, है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एंड आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, है ना जी, एंड आपको 2 एंड गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। मतलब एक ग्लूकोज को तोड़ते हैं, 2 पायरुविक एसिड देता है और एक क्या देता है, एटीपी, 2 एटीपी देता है सर, ठीक है। लेकिन हम कहे थे तुमको कल कि ये इतना आसान नहीं है, इतना ऐसे नहीं हो जाता है, टाइम लगता है जी, ठीक है, इसको सीखना पड़ता है ना। और ये भी कोई लड़की कहेगी सर इसमें कुछ थोड़ा सा और बताइए, तो ऐसे भी 10th के स्टूडेंट को बताया जाए तो C6H12 है ये, यहाँ पे क्या C3H, यहाँ पे क्या हो जाएगा C3H4 और O3 हो जाएगा जी, ठीक है। इस तरह से देखते हैं हम लोग इसको। और ये जो कंपाउंड बन रहा है C3H4 O3, इधर क्या बन रहा है C6H12 O6 बन रहा है जी, ठीक है। ये ऐसे कंपाउंड तैयार हो रहा है और ऐसे यहाँ पे बन 2 मॉलिक्यूल है, बैलेंस कर लेना, जो बच गया हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेना जी, ठीक है। ये था 10th लेवल जी। लेकिन इससे थोड़ा सा लेवल और आगे चलिए आज, है ना, इसको आज अच्छे से समझते हैं, है ना, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस में सर क्या होता है, इसमें हम कल एक चीज बोलना भूल गए थे, लेकिन हमको पता है कि हम बहुत बार पढ़ा चुके थे अपने स्टूडेंट को, कैसे तुमने स्किप कर गया पता नहीं। NADPH+ हम आपको समझाए हुए हैं। NADPH+ जो एनर्जी सोर्स है सर वो, पर तुम उसको डायरेक्ट एनर्जी में नहीं यूज कर सकती हो, एक कंपाउंड का नाम है जो आपके शरीर में बनता है, ये लिविंग में ही बनता है, NADPH+, है ना जी, जिसका फुल फॉर्म आपको बताया हुआ है निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, है जी, ये आप लोग जानते हैं, इसको नायासिन के नाम से भी जानते हैं। और इसको जब आप इसको एक्सचेंज कराओगी ना तो ये 3 ATP के बराबर है ना जी, 3 ATP देगा, अभी दिया नहीं है, देगा। ठेठ भाषा में कल हम समझा रहे थे कि आपके शरीर में एनर्जी का मतलब ATP होता है, अगर आप एनर्जी के ही बराबर जैसा कोई कंपाउंड बनाती हो तो चलेगा सर, लेकिन उस कंपाउंड का इस्तेमाल करके आप अपने अंदर में रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, उसको पहले आपको एक्सचेंज कराना होगा। एक्सचेंज कहाँ होगा, ये बात तुम्हारे मन में क्वेश्चन है, रहने दो उसको भी, पर एक्सचेंज जब भी होगा वो 3 ATP के बराबर होगा अगर आप NADPH+ को भजाती हो तो। इसी के जैसा एक और कंपाउंड होता है जिसका नाम FADH2 है, इसका नाम फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है जी। इसको जब भजाइएगा ये 2 ATP के बराबर होता है, इसको कहीं साइड में लिख के याद करो, है ना जी। इसका फुल फॉर्म हम बाद में कहीं पे लिख देंगे, पर अभी आप ये देख रहे हो कि 2 तरह का कंपाउंड है, एक है NADPH+ जिसमें 3 ATP, है ना, ये भविष्य में ऐसे ही लिखोगे, यही याद रखना। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन देके पूछा था कौन सही कौन गलत, एक ऑप्शन में दिया था NADH, एक ऑप्शन में दिया था आपको NADPH+ दिया था, यानी PHH+। ऐसा क्वेश्चन पूछे हुआ 2018 मेडिकल में, है ना, तो आपको इसमें इस पे टिक मारना है, ठीक है। इसलिए कोई लड़की इसको शॉर्टकट करने की कोशिश मत कीजिएगा, आपको NADPH+ ही बुलाना है, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि आपके शरीर में ये भी कहीं कहीं पे बनता है, बनने में कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन क्या ये एनर्जी देगा, हाँ देगा, भविष्य में देगा, अभी देगा नहीं जी, कहीं पे भजाया जाएगा इसको, भजाने के दौरान ये बनता है जी, ठीक है। अभी हम आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाएंगे ना तो उसमें ये एक कंपाउंड कभी भी बनेगा जी, ठीक है, बनने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। भविष्य में हमको और फायदे हैं, बाद में आपको ATP के फॉर्म में ये
यूटिलाइज हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए ग्लाइकोलाइसिस जब हम बता रहे थे आपको, ग्लाइकोलाइसिस का हम प्रोडक्ट बता दिए थे, अभी पायरुविक एसिड बनता है, बट आपको एक फॉर्म है ना, फॉर्म आफ्टर 10 स्टेप है ना, फॉर्म आफ्टर 10 स्टेप, ये 10 स्टेप के बाद जा करके बनता है जी। ठीक है, कौन चीज? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड है ना, ये 10 स्टेप के बाद जा करके तैयार होता है सर। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस स्टेप वाइज है ना, आपको स्टेप, आपको ग्लाइकोलाइसिस है ना यूज है ना एटीपी एंड ऑल्सो रिलीज एटीपी एंड रिलीज एटीपी, ये एटीपी का इस्तेमाल भी करता है और एटीपी निकालता भी है सर। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा तरीका है जैसे एटीपी है ना आपको देना भी पड़ता है और एटीपी रिलीज भी होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको घर में अगर सब्जी बनाना हो तो पहले आप उसको नीचे से गर्म करती हो, मतलब एनर्जी दे रही होती हो, जब सब्जी खा लेते हो तो आपको एनर्जेटिक फील होता है, मतलब एनर्जी उससे बाद मिलता है। वैसे ही यहाँ पे भी है कि ग्लाइकोलाइसिस करवाने के लिए आपको एटीपी शुरू में देना पड़ेगा, बाद में आपको फायदा होगा, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी बाहर आएगा जी। ठीक है, ये बात भी आपको समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट करा है क्या कि ग्लाइकोलाइसिस को जब देखते हैं हम लोग है ना जी, ग्लाइकोलाइसिस जो हम लोग देखते हैं है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस है ना, एक मिनट ना, ग्लाइकोलाइसिस को जब देखते हैं सर, ये आपको इसका दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी है। 3 साइंटिस्ट के नाम से जोड़ा गया नाम है, इम्बिडेन, मेयरहॉफ एंड परनास है ना, ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने मिल करके है ना आपको इसको समझाने की कोशिश किया था ग्लाइकोलाइसिस को। और आप है ना, ग्लाइकोलाइसिस दुनिया के हर एक सेल में होता है, ये बात कल ही कह दिए थे, अकर्स इन ऑल लिविंग सेल। आपको कभी किसी से सिमिलैरिटी ढूंढना हो कि सर ये मेरा भाई है, ये मेरा, जैसे आपको मेरे साथ सिमिलैरिटी ढूंढना है कि सर हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, किसी आधार पे बताइए, तो हम एक आधार दे सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन जो होता है उस दुनिया के हर एक सेल में होता है, उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। अकर्स इन ऑल है ना, अकर्स इन ऑल सेल है ना जी, ऑल टाइप्स ऑफ सेल है ना, अकर्स इन ऑल टाइप ऑफ सेल, ऑल टाइप ऑफ सेल, ये दुनिया के हर एक सेल में देखने को मिलता है जी, इसमें भी किसी को कोई द्योराई नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको कहा था है ना जी, पायरुविक एसिड यहाँ पे है, ये सब बात पॉइंट से बना दिए। अब आपको हम एक फोटोग्राफ बना के दिखा रहे हैं जी। ठीक है, ये एक सेल मान लीजिए कोलर का, इस सेल में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, हम नोट्स पे ही लिख दिए हैं, ये साइटोप्लाज्म में होता है। चलिए इसका कोना में कहीं पे न्यूक्लियस लगा देते हैं, क्योंकि तुम जानती हो सेल का न्यूक्लियस का होना जरूरी है। और हम आपको बोले भी है कि भाई ग्लूकोज सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन में, आइदर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, आइदर एरोबिक या एनारोबिक। और ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम लोगों को खाली याद रहना चाहिए, C6H12 और O6। नाउ दिस C6H12O6 एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ग्लूकोज है ना, C6H12 और O6 पहुंचा सर, और इसको तोड़ा जाता है सर किसके प्रेजेंस में, तो तोड़ा जाता है सर आपको इसको है ना जी, एक आपको स्टेप वाइज प्रोसेस से तोड़ा जाता है जी। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जब ग्लूकोज अंदर में जाता है ना सर, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6, और इसको है ना सर पहला स्टेप में किसी कंपाउंड में तोड़ा जाता है, आपको नाम नहीं सुनना है इसलिए हम इसको नाम नहीं बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, वेट कीजिए आप 11th साइड में। और जब इससे आगे भी जाते हैं सर, फिर एक बार टूटता है सर, जब पहला स्टेप में टूटता है ना सर, इसमें एटीपी का डिमांड करता है कि बिना एटीपी के नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पे देखो हम एक ही एटीपी लिख रहे हैं, तो लड़का सोच रहा है कि नहीं हमको ये पूछेगा कंपटीशन में, तो ये पूछा जा सकता है किसके कौन से केमिकल के, जैसे ग्लूकोज है, एक नाम लिख देते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है जी, तो हम पूछेंगे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने में कितना एटीपी लगता है, तो एक एटीपी लगता है। ये हो गया हालांकि 11th लेवल या मेडिकल लेवल, लेकिन अभी तुम बस इतना याद रखो कि सर पहला स्टेप में आपने एटीपी लगाया है, ऐसे भी 10th कलर का सोच सकता है अपने लिए। ठीक है, कम थ्योरी है जी। ठीक है, ज्यादा थिंकिंग है आपको है ना, आप अब हार्ड लगे किसी लड़का या लड़की को तो छोड़ दीजिए इसको साफ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्लूकोज जब देख रहे थे हम लोग है ना, तो ग्लूकोज एक था, एक मिनट, तो ग्लूकोज से पहला स्टेप में क्या होता है, एटीपी बनता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी एटीपी लगता है, यहाँ कुछ कंपाउंड बना हुआ, फिर उसके बाद एक स्टेप है, यहाँ पे कोई एटीपी नहीं लग रहा है, फिर अगला एक स्टेप फिर से आता है, फिर इसमें एक एटीपी लगता है जी, और एक एटीपी लगता है, तो टोटल 2 एटीपी अभी तक खर्चा कर चुके हैं, यहाँ आया जी। ठीक है, जब एक कंपाउंड, इसको 6 कार्बन का कंपाउंड मानेंगे ना, एक स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और जब इसके बाद एक और स्टेप होगा यहाँ पर सर, तो ये 3 कार्बन के कंपाउंड में चेंज हो जाता है जी। ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, चूंकि सर बैलेंस करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यही कॉमन सेंस लगाना आपको, यहीं पे मेरा स्टूडेंट फंसता है, उसको है ना 2 लेके नहीं चलता, एक ही लेके चलने लगता आगे है ना जी। जब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो 2 होगा ना, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड बना, और 3 कार्बन के कंपाउंड से एक 3 कार्बन का ही कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, लेकिन सर इस दौरान क्या देखते हैं हम लोग, इस दौरान एक
रिडॉक्स इक्विवेलेंट है ना, NADPHS प्लस को कोई लड़का कहेगा कि हमको ओरली बोल लिए किसको, ऐसे कैसे बुलाएं इसको, तो इसका एक नाम दे सकते हैं आप, NADPHS प्लस को रिडॉक्स इक्विवेलेंट कहते हैं, रिडॉक्स इक्विवेलेंट, रिडॉक्स इक्विवेलेंट, रिडॉक्स इक्विवेलेंट बनता है सर, है ना जी, EQUI है ना, इक्विवेलेंट बनता है जी, ठीक है। और ये रिडॉक्स इक्विवेलेंट दो ठो बनेगा ना, कॉमन सेंस लग रहा है ना जी, दो है तो दो ही ना बनेगा। ये कौन कच्चा सामान क्या होता है, NADP प्लस होता है, NADP प्लस जाता है सर, निकलता है किसमें आपको, NADPHH प्लस में निकलता है जी, दिमाग लगा है जी। जब आपको C3 कंपाउंड से C3 कंपाउंड ही बनता है, हालांकि नाम है उसका, इसका यहाँ पे आपको एक PGAL नाम होता है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड नाम होता है, यहाँ पे बाइफॉस्फोग्लिस BPGA बन जाता है। हालांकि आपको सब नहीं सुनना है, आप ऐसे ही लिखो, अभी कोई करके और नोट कर रही हो तो ऐसे ही सीधा सीक्वेंस बना के नोट कर लो, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए हम यहाँ पहुंच रहे हैं जी, ठीक है। आप लोग के लिए क्या स्टेप हो जाएगा, ये अगर ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप होगा, ये तीसरा स्टेप होगा, ये चौथा स्टेप होगा, ये पांचवा स्टेप था, अब छठा स्टेप आने वाला है सर। जब छठा स्टेप आता है सर, ठीक है, पांचवा स्टेप यहाँ फिर से लिख देते हैं। अब पांचवा स्टेप के बाद क्या था, आपको C3 कंपाउंड था। अब पांचवा से जब छठा स्टेप में जाता है तो अभी भी सर C3 ही कंपाउंड है, लेकिन इस दौरान ATP बनता है सर, क्योंकि दो लेके चल रही हूँ, बार बार हम आपको गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ATP बनेगा जी, है ना, 2 ATP बन करके आएगा जी, ठीक है। ये आपको कौन सा स्टेप हो गया, छठा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा सर आपको सातवां, फिर उसके बाद एक आएगा सर आपको आठवां स्टेप, है ना जी। आठवां स्टेप जब देखते हैं सर यहाँ पे, है ना जी, आठवां स्टेप, ये आठवां नंबर, सातवां हुआ, ये आठवां स्टेप हुआ जी, ठीक है। आठवां स्टेप में फिर से आपको क्या बनेगा, 2 ATP बनेगा जी, ठीक है। आपको इस दौरान भी क्या होगा सर, आपको 2 ATP बनता है सर, ठीक है, बिना किसी झंझट के। और इसके बाद जब 9वां स्टेप आता है तो सर इसमें क्या लगता है सर, 9वां स्टेप में इसमें वाटर लगता है। और फाइनली जब आपको 10वां स्टेप आने को था, जो कि नहीं आ पाया, आप उसको 10वां स्टेप का ही भाग मानिएगा, है ना जी, समझा रहा जी। तो 9वां के बाद जब 10वां आएगा तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का नाम क्या पड़ जाएगा सर, फास्फोरिक कहते हैं, पायरुविक एसिड, है ना जी। इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपको, पायरुविक, है ना, पायरुविक एसिड के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है, पायरुविक एसिड के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। याद हो गया ना, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C3H4 और क्या होगा सर आपको O3 होगा जी, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या चाहे। और C3H4 और O3 जो देखते हैं पायरुविक एसिड, ये सबसे लास्ट में बनता है जी, ठीक है। देखिए आप लोग को हमको गिनाने मत लगना कि सर 9 स्टेप दिख रहे हैं, 9 स्टेप ऐसे नहीं गिना जाता, यहाँ से गिना जाता है जी, ठीक है। 1 2 है ना, 3 4 5 6 है ना, ये हो जाएगा 6 का 6, ये 7, ये 8 9, ये 10, इन नाम को गिना जाता है स्टेप में जी। हम अभी आपको गलत तरीके से समझाए 1 2 3 का, अभी आपको दिमाग में पल्ले नहीं पड़ता, नाम को लेके समझ में आ रहा जी, कोई है तो रिप्लाई करना। ये एक इसको बोलते हैं, ये 2 यहाँ होता है, कंपाउंड के नाम को स्टेप बोलते हैं, ये एरो के स्टेप नहीं बोलते हैं, समझ आ रहा ना। इस हिसाब से जब 10 को नाम आ जाएगा इसमें, ग्लूकोज से स्टार्ट किए 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना, ये 6, ये एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, इसको हम लोग 6 मान रहे हैं, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद 8, ये 9 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके 10 स्टेप में होता है ग्लाइकोलाइसिस। नहीं समझा पा रहे तो रटोगी तुम लोग, 10 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस होता है सर। इतना क्या ये सब मेडिकल सॉरी मतलब बोर्ड में पूछेगा, बोर्ड में मैंने बिल्कुल औकात ही नहीं उसका इतना हार्ड करके पूछने का जी, ठीक है। लेकिन ये पूछा जरूर जाता है मेडिकल में जी, ठीक है, कि कौन से स्टेप के दौरान आपको ATP निकल रहा है। तो आपको लड़का यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता, 8 और 9 के बीच में एक ATP निकल रहा है, 6 और 7 के सॉरी हाँ, ये 6 और 7 के बीच में एक ATP निकल रहा है जी, ठीक है। उसी तरह से कहाँ लगा रही थी आप, 1 और 2 के बीच में आप ATP लगा रही थी, और आप यहाँ पे देख रहे 3 और 4 के बीच में आप एक ATP लगा रहे थे जी, ठीक है। देखिए कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए तो पेन चेंज कर देते हैं। स्टेप जो है ना नाम के आधार पे गिना जाता है जी, ठीक है। आप जो नाम लेती हो ना उस नाम के आधार पे गिना जाता है। आप यहाँ पे इसको स्टेप 1 मानिए और इसको स्टेप 2 मानेंगे, यहाँ पे जो नाम होगा इसको स्टेप 3 मानेंगे। हम जान के अभी थोड़ी देर पहले एरो पे स्टेप दिए ताकि तुम लोग अभी डाउट नहीं क्रिएट करना। अब ये आपको चौथा, ये हो गया आपको 5वां। अब यहाँ छठा माने या यहाँ छठा माने एक ही बात है ना, ये छठा स्टेप था, ये 7वां था, है ना, ये 8वां हुआ और ये 9वां था, और लास्ट में जो पायरुविक एसिड बना वो 10वां स्टेप है जी, ठीक है। अगर ओलंपियाड लेवल पे क्वेश्चन होगा ना तो ये फोटोग्राफ का है ना ऐसे वैसे डैश बना के XYZ बना के दे देगा, और तब तुमसे पूछेगा कहाँ पे ATP बन रहा है और कहाँ पे ATP रिलीज हो रहा है। जैसे तुमको यहाँ पे ग्लूकोज लिख देगा और उसके बाद यहाँ पे X लिखेगा, है ना, फिर उसके बाद यहाँ Y लिखेगा, फिर यहाँ Z लिखेगा,
ऐसे करके अल्फाबेट लिख देगा। अब पूछेगा इस तीनों में कहाँ पे एटीपी लग रहा था। अब यही रट्टा हमारे, यही हार्ड लेवल का तैयारी हो रहा है जी, है ना जी। एक्स और सॉरी मतलब जी और एक्स के बीच में एक एटीपी लग रहा था सर, और एक वाई और जेड के बीच में एटीपी लग रहा था जी, यही ना। देखो ना, 2 3 के बीच में कोई एटीपी नहीं लग रहा है, लेकिन 3 और 4 के बीच में एटीपी लग रहा है। 1 2 3 और 4। तुम एमएससी लेवल पे भी पढ़ोगे ना तो 10 से स्टेप है, मतलब 10 किताब भी पढ़ लोगी तो उसमें ग्लूकोज 10 स्टेप से ज्यादा नहीं होता है, ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप से ज्यादा नहीं होता है जी, ठीक है। कहोगे सर सब नहीं होगा हमसे, चलो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन याद क्या रखना है, अब वो सुनिए। याद रखना है एटीपी बैलेंस शीट, है ना, एटीपी बैलेंस शीट ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, है ना जी। एटीपी बैलेंस, है ना, एटीपी बैलेंस शीट ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी का बैलेंस शीट बताना आपको, है ना जी। तो आप देख रहे हो इसके दौरान हम क्या देख रहे हैं कि सब 4 एटीपी निकल रहा है जी, ठीक है। गेन कितना कर रहे हैं हम लोग एटीपी, ग्रॉस गेन, है ना जी, मोटा मोटी कितना आपको मिल रहा है, ग्रॉस गेन एटीपी दैट इज इक्वल टू 4, सही है ना। उसके बाद लगाए थे कितना, ग्रॉस इनपुट लगाए थे आपको इनपुट में, इनपुट एटीपी में ये आपको 2 लगाए थे आप, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और आपको एक रिडॉक्स इक्विवेलेंट बना था, रिडॉक्स इक्विवेलेंट बनाए थे हम लोग, जो कि NADPHH+ के फॉर्म में था, वो भी 2 ठो बना था, है ना। 2 NADPHH+, जगह कम पड़ा है तो हम छोटा करके लिख देते हैं, NADPHH+, जो कि 6 एटीपी के बराबर है सर, है ना। लेकिन अभी भजा नहीं है, हम पहले बोले हैं। और किसी को हम पूछते हैं अब बताओ तो कहाँ भजता है NADPHH+, किसी को पता है? NADPHH+ कहीं ऐसे नहीं, यस, है ना, माइटो। तो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस यहाँ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का बात ना होगा यहाँ पे, तो दिमाग लग रहा है ना। NADPHH+ को अभी तुम भजा नहीं पाए भाई, बैंक जाओगे तब ना जाके तुमको चेक का कुछ वैल्यू मिलेगा, अभी अपने हाथ में रखे रहो चेक का वैल्यू हो जाएगा नहीं ना। तो यहाँ पे NADPHH बना लिए, हमको ये बात पता है कि भविष्य में 6 एटीपी देगा सर, ये आज न कल तो देवे करेगा, लेकिन अभी डायरेक्ट कैश नहीं मिल पाया है, ठीक है। अब चलो इसको जोड़ जाड़ करोगे तो मोटा मोटी आप देखिएगा 2 लगाना पड़ा था, और 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, और 10 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ग्रॉस एटीपी। अगर आपको अगर मोटा मोटी अनुमान लगाया जाए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्रॉस एटीपी आपको 8 एटीपी होगा सर, 8 एटीपी। लेकिन असल में तुम्हारे हाथ में तो कैश आया नेट एटीपी मात्र 2 ही, यही बार बार समझना है आपको। नेट एटीपी कितना आया, 2। ये मेडिकल में पूछा जा चुका है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान नेट एटीपी और ग्रॉस एटीपी, जब ग्रॉस एटीपी का कंसेप्ट आवे तो 8 एटीपी टिक मार के आइएगा, और नेट एटीपी का कंसेप्ट आवे तो 2 एटीपी टिक मार के आना है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये पूरा लेवल पे आ गए। खाली हम आपको है ना क्या छुपा लिए, हम तो वही नाम सब छुपा लिए, नहीं तो बाकी एमएससी लेवल तक का या कहिए नीट लेवल का थ्योरी आपको बोर्ड पे आ चुका है ना जी। आपको हार्ड नहीं है, आपको लड़की कैसे आपको 12th नहीं देखना है, अभी 10th देखना है, तो आपको ये डाटा याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान मान लिए ओनली है, मतलब आपको मतलब 2 ही एटीपी मिलता है, ओनली 2 एटीपी मिलता है। लेकिन उसको ये भी राज पता होना चाहिए कि 6 एटीपी और मिल सकता था, लेकिन वेट करना होगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग का नाम हमको लिखे हुए हैं क्या, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है जी। अब एक बात सुनिए कि बायोलॉजी में भी कोई भी रिएक्शन होता है ना तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होगा, बिना एंजाइम के तुम कोई भी रिएक्शन नहीं करा सकती हो जी, ठीक है। अगर आपके पास एंजाइम है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ ताड़ देगा उसको, ठीक है। अगर आपके पास एंजाइम नहीं है तो वैल्यू बदल जाता है। एक बार हम समझाए थे ना कि हर एक आदमी के नजरिए से सामान का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे अगर आप देखते हैं कि आपके घर में अगर कोई किताब है या कलम है ना, या मान लीजिए आपके पास किताब है तो आपके लिए उसका मतलब पढ़ने लिखने से नॉलेज से है, लेकिन समोसा वाला को दे दो, फाड़ के समोसा डाल के भेज देगा घर पे, चटनी डाल के, समझ में आ रहा ना। तो सबके नजर से अलग अलग वैल्यू है ना, लिफाफा बना के भेज देगा। उसी तरह से जब आप ग्लाइकोलाइसिस देखती हो तो ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम प्रोसेस से होता है सर। अगर कोई एंजाइम कम पड़ गया ना, रिएक्शन बीच में रुक जाएगा। कोई लगा रहा है दिमाग कि एक भी एंजाइम बीच से गायब हो गया, नाराज हो गया, पूरा एंजाइम रिएक्शन खत्म कर देगा। अब दूसरी बात क्या है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों करता है ये भाई, इसके पास एंजाइम अल्कोहल बनाने वाला होता है, दैट्स व्हाई, है ना जी। इसके पास आगे कुछ और अच्छा कुछ रहता तो कुछ और चीज बनाता, बट इसके पास शराबे बनाने वाला एंजाइम होता है, दैट्स व्हाई ये शराब ही बना पाता है जी, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, है ना जी, जब आप ईस्ट की बात करते हो, याद कीजिए शराब बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ईस्ट का। आप लोग सब ईस्ट पाउडर देखे हुए हैं, वो जो कभी मम्मी पैन केक बनाती होंगी ना तो उसमें देखना एक खाने वाला सोडा करके डालती होंगी, वो खाने वाला सोडा एक्चुअली में ईस्ट रहता है जी, ठीक है। आप लोग ईस्ट से वाकिफ है, ईस्ट पाउडर करके आता है मार्केट में। घर में शराब बनाना चाहो तो बना सकती हो, कुछ नहीं करना, चीनी का शरबत बनाइए और उसमें 1 चम्मच या 1 चम्मच से ज्यादा ईस्ट का पाउडर डाल दो। अब उस बोतल को पूरा टाइट बंद कर दो। क्यों टाइट बंद कर दो, ताकि ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। जैसे थर्मोप्लास्ट होता है ना, एक ऐसा
बॉटल जिसमें बाहर का कोई भी इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा ऑक्सीजन। ईस्ट को माहौल मिल गया बिना ऑक्सीजन वाला, बिना ऑक्सीजन का माहौल मिला, तुरंत वो क्या करेगा, एनारोबिक ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा जी। एनारोबिक ब्रेक डाउन करके है ना उसको किस में चेंज कर देगा, उसको चेंज कर देगा अल्कोहल में चेंज कर देगा जी। ठीक है, हम बता चुके हैं बार बार, ये तभी हो सकता है ना, अकर्स ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कब होगा, अल्कोहल अकर्स ड्यूरिंग absence ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के absence में होता है जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। एक पॉइंट याद कीजिए आप लोग, ऑक्सीजन के कमी के कारण आपको क्या दिखाई देता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। करने वाला कौन, ईस्ट है, कोई ईस्ट ही है सिर्फ, क्या नहीं, बैक्टीरिया भी है कुछ, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेंगे। बस आपको अभी ईस्ट याद रखना है, ज्यादा बेहतर इंग्लिश यही होगा आप लोग के लिए भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और आप जब आप एक देखते हो, मान लीजिए ये सेल है सर, तो इस सेल में हम मान लेते हैं सर क्या होता है, एनारोबिक, ये ईस्ट का शरीर है। ईस्ट का शरीर में है ना ग्लूकोज से क्या बना चुकी हो, पायरुविक एसिड बना चुकी हो। कितना मॉलिक्यूल बना चुके हैं पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना चुके हैं जी। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल क्या बना चुके हैं, NADPH+ बना चुके हैं। ये भी वैल्यू है इसका, ये आपको कैश नहीं है लेकिन वैल्यू है सर इसका। और 2 ATP बना लिए, ये तो हमको मिल गया गिफ्ट, ये 2 ATP तो हमको कैश बैक मिल गया, और हम इसका यूज करेंगे, सेल को कोई मतलब नहीं है 2 ATP से। ठीक है, अब चूंकि ईस्ट का शरीर है, ईस्ट ऐसा बंदा है जो इसके पास एंजाइमें नहीं है, या माइटोकॉन्ड्रिया को काम ही नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहीं पे दम घुट के मर रहा होगा बेचारा, है ना, उसका कोई काम नहीं। ठीक है, और ईस्ट के शरीर में एक जाइमोजेन नाम का एंजाइम होता है जी। ठीक है, जाइमोजेन है ना जी, जाइमेज, सॉरी जाइमोजेन नहीं, जाइमेज एंजाइम होता है, ये शराब बनाने वाला एंजाइम होता है जी। ठीक है, जाइमेज नाम का जो एंजाइम होता है, यही आपको शराब को बनाता है जी। ठीक है, एक्चुअली में जाइमेज क्या करता है, पायरुविक एसिड को तोड़ देता है सर, है ना जी। और पायरुविक एसिड को तोड़ देता है किसमें, आपको है ना, इथेनॉल में। शराब का फॉर्मूला याद कीजिए, C2H5OH प्लस क्या हो जाता है सर आपको, है ना, आपको CO2 में तोड़ देता है जी। ठीक है, बैलेंस करो, आप लोग पढ़िए अभी थोड़ी देर पहले कि पायरुविक एसिड का फॉर्मूला C3H4 और O3 है सर। और यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल आपको लगाना ही पड़ेगा, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल लगाना ही पड़ेगा। अब गिनो कार्बन कितना है, 2 दूनी 4 और 4 दू 6 है ना जी, 5 दूनी 10 है ना जी, कितना जाए 6 दूनी 12 हुआ ना, लेकिन यहाँ देख रहे हो 8 हाइड्रोजन है जी। ठीक है, और ये भी तुम लोग जानता है कि भाई रिएक्शन कभी भी होता है तो एनर्जी के बिना रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में एनर्जी का होना बहुत जरूरी है जी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी तुम देख रहा है कि भाई इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये तो सेल को दे दिया, अब सेल से मांग नहीं सकता है, और ये जो सामान देख रहे हो ये एनर्जी के तौर पे यूज कर लेता है। ठीक है, मतलब सर जो चेक जो भविष्य में उसको कैश देता, वो केस को बर्बाद कर लिया, वो चेक का इस्तेमाल कर लिया जी। ठीक है, देखो लैंग्वेज समझो, यहीं पे मेरा स्टूडेंट समझना चाहिए यहाँ पे बात कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, शराब बनाने की प्रक्रिया होती है। ये क्यों हो रहा है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि भाई हम कह रहे हैं कि भाई इसके पास एंजाइम में वही है, शराबे बनाने वाला एंजाइम है तो यही ना करेगा। शराब बनाने वाला एंजाइम देख रहे हैं, उसका नाम क्या जाए, मिटा दे क्या, नीचे वाला फोटोग्राफ देख लो, मिटा दे, बड़ा कर दे फोटोग्राफ, जा रहा है दिमाग में, जा रहा है दिमाग में कि सर कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है सर वीडियो अटका हुआ है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये तो कट करके ज्वाइन करो ना, इतना देर से बैठे रह गया, कट करके ज्वाइन करो ना एक बार। हाँ कट ना, ये शरीर किसका मान लेते हैं, ईस्ट का हम लोग मान लेते हैं, और हम ये करें कि शराब बनाने के लिए सबसे बेहतर सेल कौन है, ईस्ट है जी। ठीक है, और ईस्ट का ये न्यूक्लियस है। और सर ईस्ट ही क्यों, क्योंकि सर इसके पास जाइमेज नाम का एंजाइम होता है जी। ठीक है, जाइमेज नाम का एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये 11th-12th में बहुत जगह पे, केमिस्ट्री में खूब जगह पे जाइमेज वर्ड सुनने को मिलेगा, तो याद रखना होगा वहां पे भी। होता क्या था, अभी हम लोग क्या देखे, 10th के स्टूडेंट को बताया जा रहा है, ग्लूकोज है ये, और ग्लूकोज को तोड़ा गया सर किसमें, आपको पायरुविक एसिड में तोड़ा गया था। और पायरुविक एसिड के टूटने के बाद आपको क्या क्या मिला था जी, पायरुविक एसिड जब टूटा था तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH+ मिला था, NADPH+ मिला था, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिला था। आप ATP को कोना कर दो, कहीं नहीं इसका यूज है, ATP को साइड कर देते हैं जी। ठीक है, हम लोग अब किस पे ध्यान देते हैं, पायरुविक एसिड पे और NADPH+ पे ध्यान देते हैं जी। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो देखते हैं, है ना, ये इसका फॉर्मूला अभी जूम किए थे तो C3H4O3 था जी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं था। और
इस पे जाइमेज नाम का एंजाइम काम करता है जी, ठीक है। और जाइमेज नाम का एंजाइम काम जो करता है सर, ये चेंज कर देता है सर किसको, इथेनॉल में। शराब का फॉर्मूला यही होता है जी, C2H5OH। तुम कितना महंगा शराब भी क्यों ना खाओ, सॉरी पियो, उसमें यही सब में यही बेसिक फॉर्मूला रहता है। मतलब ताड़ी से लेकर के ब्रांडी तक में यही फॉर्मूला रहता है, C2H5। खाली आपको फ्लेवर डाला जाता है उसमें जी, फ्लेवरे का पैसा लेता है वो, ठीक है। C2H5OH, और यहाँ पे क्या होता है, CO2 बनता है ना। इस पे भी फोकस कीजिए कि सर यहाँ बैलेंस कीजिए आप, ये भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ बनेगा सर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड लिए आप, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनेगा। और सर इस रिएक्शन के दौरान आप हाइड्रोजन ज्यादा देख रहे हैं सर, तो हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, NADPHH+ से आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा सर। क्या यहाँ पे कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो पैसा तुमको भविष्य में मिलना था ना, वो यूज हो गया, बर्बाद कर दिया है पैसा को। इस पैसा को कौन बर्बाद किया, जाइमेज। जाइमेज कहा कि काहे भविष्य में हम इससे पैसा लें, हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्तेमाल करेगा तो क्या यूज करके इसको NAD डिस्चार्ज हो गया, ये NAD+ मतलब डिस्चार्ज होना, NADPHH+ का मतलब क्या, चार्ज था, ये चार्ज था। भविष्य में 6 ATP देता, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना, और चूंकि आप सब यूज कर लियो तो आपको भविष्य में 6 ATP नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आपको कल भी बोले थे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 ही ATP मिल पाएगा जी, और कुछ नहीं मिलेगा जी। तो इतना खर्चा, मतलब अगर पिछला क्लास किसी को याद हो या नहीं याद हो, हम बोलते हैं एक फोटोसिंथेसिस के दौरान 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने में 54 ATP लगाते हैं सर, है ना जी। प्लांट 54 ATP लगाता है एक ग्लूकोज तैयार करने में, और तुम उससे ली और उसके मात्र 2 ही ATP निकाल सकी। इसका मतलब बहुत बर्बादी की ना हम एनर्जी का। इतना बड़ा मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, और ये इंड होने को है, अल्कोहलिक रेस्पिरेशन खत्म होने पे है सर। देखिए अंत में आपको मात्र 2 ही ATP मिल पाया सर, घुमा फिरा करके 2 ATP। जो 6 ATP भविष्य में मिलने वाला था वो बर्बाद हो गया सर, ठीक है जी। अगर 11th का NCERT को लड़का यहाँ पे खोल के बैठेगा ना, तो उसको ये बताया जा रहा है कि तुम पूरे प्रोसेस का मात्र 7% ही एनर्जी निकाल पाया, है ना। 54 ATP में कहाँ 54 ATP मिल सकता था हमको, और कहाँ 2 ATP मिल रहा है सर। इसका मतलब मैंने बहुत सारा ATP बनाने की प्रक्रिया था, है ना, ऑक्सीजन नहीं लेने के चक्कर में पूरा बर्बाद कर दिया जी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ले लिए रहते तो आज हमको 36 ATP मिलता, कुछ तो ज्यादा मिलता है 2 के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हुआ। तो सर इसकी भी क्या गलती, बेचारा के पास जाइमेज एंजाइम था, ऑक्सीजन था नहीं, तो यही ना करता। उसकी मजबूरी क्या, उसको हालात ऐसा बना के दिए थे तुम कि ऑक्सीजन दे नहीं रहे हैं इसको हम, ठीक है, मतलब बोतल में बंद करके रखे हुए हैं। दूसरा कि इसके पास एंजाइम जो है ऐसा है जो शराब ही बना सकता है, और शराब बनाएगा एंजाइम। इस प्रोसेस में जो एनर्जी भविष्य में मिलने वाला था उसका भी इस्तेमाल कर लिया। ओवरऑल कितना ATP तुमको मिल पाया, 2 ATP जो इसका है था, ग्लाइकोलाइसिस का था। ग्लाइकोलाइसिस का ATP ही तुमको एंड में मिल पाया जी। हो गया खत्म, है ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बोलो किसी को दिक्कत, ट्विस्ट क्या आया? सर अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था उसको, और अगर NADPHH+ बच जाता तब भी उसको नहीं ना एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन मिला ही नहीं था उसको। हाँ वही बात हुआ, उस एनर्जी का यूज कर लिया ना। माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास, इस यूकारियोटिक सेल ना, यूकारियोटिक सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया डेफिनेटली था, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो जाकर भी नहीं कुछ फायदा होगा सर। आपको ऑक्सीजन मिल भी नहीं, मैंने हर केस में NADPHH+ को मरना ही है, NADH+ बचा नहीं सकते हम लोग, ठीक है जी। बोलो रत्नान, समझ में आया ये सब, तुम समझ में आ रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सर एकदम नहीं यूज होगा। हाँ कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ जब यूज करोगे, हमने तो है क्या सर, RBC के जरा हटा देता वो जैसे RBC में कुछ नहीं रहता वैसे हटा देता है। देखो तुम क्या फिर से बोलो तो, RBC क्या बोले एक बार? जैसे RBC में नहीं ना कुछ रहता है कि कब ज्यादा से ज्यादा खाना वो ऑक्सीजन स्टोर करता है, तो इसलिए ये हम थ्योरी में लिखे हैं कि सबसे जाइंट माइटोकॉन्ड्रिया ईस्ट के पास होता है। कभी हम कहीं पे लिखे होंगे तुमको कि सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया ईस्ट के पास होता है, ईस्ट हटाता नहीं है उसको, ठीक है, उसको रखे रहता है। क्या पता, एक बार हम ये भी पढ़ाया में तुमको, अभी तुम घुस रहा बायोलॉजी में बढ़िया से, फैकल्टेटिव पैरासाइट में हम ईस्ट का नाम लिखे हुए थे। ईस्ट को जब मन होगा तब एनारोबिक काम करेगा, जब मन हुआ तो एरोबिक काम करेगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो बैक्टीरिया का वंश का है ना, तो अपने चारों तरफ मोटा सा दीवार बना लेगा ताकि अपने आप को जिंदा रख सके, ठीक है। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिलेगा, दीवार हटाएगा, काम करना शुरू कर देगा, समझा रहा जी। सबसे जाइंट माइटोकॉन्ड्रिया ईस्ट का ही, हम थ्योरी में कहीं दिए होंगे आपको लिख के, समझा रहा ना। दोनों फैकल्टेटिव का याद आ रहा जी, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट कभी सुनाए थे? फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट वाले में सिर्फ उसको होस्ट से निकाल देते तो मर जाता है। हाँ मतलब कसम खा लिया कि एक ही काम करना है, ठीक है। और फैकल्टेटिव का मतलब क्या, होस्ट निकाल भी देगा तब भी जिंदा रह के दिखा देंगे, ठीक है। पल्ले पर जी, मतलब ये इस एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। एरोबिक होगा तो ऑक्सीजन लेगा, एनारोबिक हम क्या बोले, शब्द सुना था कि बोतल में बंद कर दिए थे उसको, है ना, खुले एक गिलास पानी रख के शरबत रखे ऊपर से ईस्ट पाउडर, तो शराब नहीं बनेगा, समझा ना जी। शराब बनाने के उसको बंद करना पड़ेगा जी, ठीक है। और जो तारी वगैरह बनता है वो अलग केस है, उसको नहीं यहाँ पिलाना, ठीक है। तारी बनाने का प्रक्रिया में वो जो रखता है ना, तो एक लेयर बना देता है, मतलब वो अलग केस है, उसमें
शराब अच्छा वाला नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा शराब बनाना हो तो एनारोबिक कंडीशन में, यानी कि बोतल को सील करना होगा। बिना बोतल सील किए तुम शराब तैयार नहीं कर सकते हो, कच्चा शराब। हाँ, अब बोलो। हेलो, पूछना है किसी को? है कि नहीं जी? हो गया जी, तेरा मेरे तरफ से खत्म हो गया। किसी को कुछ पूछना है? सर क्लास खत्म हो गया सर। नहीं नहीं, क्लास नहीं खत्म हुआ है, पहले ये टॉपिक खत्म हुआ सो बोलो। अभी थोड़ा सा और है, अभी इसमें और थोड़ा टाइम देंगे। कल का क्लास भी हो सकता है, कल नहीं परसों का, जिसमें हम लोग क्रेब साइकिल पढ़ाएंगे जी। हालांकि आधी मूड में थे, लेकिन बहुत जल्दी टाइम निकल गया, पता नहीं चला। बोले जी। हेलो, कोई है भी? सर आप कोई है ही नहीं, सर कोई बिल्कुल बोले मना नहीं नहीं रहा। करेंगे, क्या हुआ? मना नहीं करेंगे सर, बोलिए बिंदास। हाँ अच्छा। तो देखो, अब हम थोड़ा सा आप मेडिकल का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। देखिए, कभी भी कोई रिएक्शन कराओगे ना, और उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता हुआ दिखाई दे, तो समझ जाना उस रिएक्शन को डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में तुम देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है जी, तो इस घटना को क्या कहते हैं? डीकार्बोजाइलेशन के नाम से लाते हैं। कार्बोजाइलेशन रिएक्शन, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन नोट कर लेना, ये तुम यही क्वेश्चन बनता है। अगर तुम कहो ना हार्ड लेवल का तैयारी करके जाएंगे सर, नो रिस्क पे जाएंगे, तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि क्या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान डीकार्बोजाइलेशन देखते हैं? कोई लड़का इसका हिंदी पता हो तभी टिक मार के आ जाएगा, नहीं तो उसको हम अभी पढ़ा रहे हैं CO2 का रिलीज होना किसी भी रिएक्शन के दौरान, यूज नहीं रिलीज होना। कोई रिएक्शन ऐसा देख रही हो जिसमें CO2 बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन का कोई लड़की हमसे पूछ रही नाम दीजिए सर आप, इस रिएक्शन का नाम। तो इस रिएक्शन का नाम अगर हमको देने के लिए कहा जाएगा, तो हम इसको क्या नाम देंगे? इसका नाम देंगे आपको, है ना, इसका नाम होगा डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन, या इसका नाम होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहले बायोलॉजी का भाग, बायोलॉजी का टीचर इसको नाम देगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सही बोला है। लेकिन अगर आप उसी टीचर का जो नोट्स है उठा के केमिस्ट्री के टीचर के पास ले जाओ, तो फाड़ के फेंक देगा, वो बोलेगा नहीं ये है ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो है, लेकिन इसका एक और नाम दिया जा सकता था, उसका नाम क्या होगा? डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। तुमसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अभी हम वो लैक्टिक एसिड नहीं बनाए तब तुमको लग रहा है सब क्या बताया, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन समझाएंगे ना, तो लैक्टिक एसिड के दौरान है ना CO2 नहीं बनता है जी, ठीक है, गौर करोगे ना। जब इसी तरह का रिएक्शन कल चलेगा तो उसमें लैक्टिक एसिड बना, 5 मिनट का क्लास है लैक्टिक एसिड का, तो उसमें CO2 नहीं रिलीज होता, मतलब वो डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन नहीं है। जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन है। हो गया, ये भी बात तुम लोगों को याद रखना होगा, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन है जी, ठीक है। डीकार्बोजाइलेशन का मीनिंग CO2 का रिलीज होना किसी भी रिएक्शन के दौरान। अगर कोई रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें CO2 रिलीज होता है, दिस मीन डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन होगा। अब कितना होगा? 2 गुना होगा, क्या कि तुम बार बार बोल रहे हैं ये 2 बार चल रहा है जी, 2 पायरुविक एसिड लेके चल रहे हैं, तो 2 ठोना बन रहा है, तो 2 बार डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन देखने को मिला। हो गया, समझा दिए। इसी को किसी को पूछना है तो मतलब पूछो। किसी भी चीज में जो है CO2 निकलेगा तो वो डीकार्बोजाइलेशन हाँ रिएक्शन। हाँ, ये केमिस्ट्री का टीचर तुमको बता रहा है, केमिस्ट्री का टीचर से बातचीत कर रहे हो, वो रिएक्शन के दौरान जब कहेगा CO2 रिलीज है, उसके अंदर डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन है जी, ठीक है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के इस स्टेप को, जिसमें तुम ये स्टेप पूरा हम नहीं कर रहे हैं, बस इतना सा स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस नहीं है डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस में कहीं पे भी CO2 नहीं निकला था, है ना जी, नॉट डीकार्बो। हम 4 ऑप्शन देके पूछ सकते तुमसे कि कौन सा ऑप्शन है ना डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला ऑप्शन देंगे ग्लाइकोलाइसिस, नहीं। दूसरा ऑप्शन देंगे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, नहीं। तीसरा ऑप्शन देंगे, है ना जी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यस, यही ऑप्शन है जो डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन शो कर रहा है। हालांकि क्रेब साइकिल सब में भी डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन होता है, जो हम लोग में होगा वो भी देखेंगे, वो तो अलग केस है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले एक और हार्ड कर दें, हेलो, एक और हार्ड स्टेप ले, क्योंकि आगे काम होगा, है ना, आगे काम होगा इस सप्ताह, है ना। ये अगले में असल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्रेब साइकिल को अच्छे से समझने के लिए। हम लोग का मकसद है क्रेब साइकिल को अच्छे से पढ़कर डेयरी मिल्क पाने का। तुम लोग आप बाहर निकल ही रहा है, तो कभी भी मेरे घर पे आके ले लेना डेयरी मिल्क, अगर जीत गई तो, है ना। क्रेब साइकिल जब पढ़ाएंगे तो क्रेब साइकिल पे ओरल टेस्ट लेंगे सबका, है ना, मतलब पूछताछ करेंगे, है ना। सैटरडे के दिन रखेंगे वही ऑनलाइन, है ना, इंटरेक्शन, है ना। तो उस दिन हम तुम लोग से क्रेब साइकिल पूछेंगे जी, ठीक है। मकसद क्रेब साइकिल को समझने का है, ठीक है। एक हार्ड और कर रहे हैं बस, एक बार याद करो। अभी था पहले ग्लाइकोलाइसिस चला था, ग्लाइकोलाइसिस में तुम क्या पढ़ा था? ग्लूकोज है, बीच में स्टेप लाते 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 एक जगह पे हम क्या दिखाए थे? C3 से जब C3 ही बन रहा था, तो इस दौरान NADH+ बन रहा था, NADPH+ बन रहा था। ये बात यही रहा, हम अपने स्टूडेंट को जानबूझ के इसको पढ़ाते,
एक ऐसा थिएटर बच्चा था है ना, कंपटीशन का बैच का, हम उसको 1.5-2 महीना ऐसे पढ़ाए और तब भी क्वेश्चन में गलत कर दिया। ठीक है, हमको मन था क्या उसका देह हाथ तोड़ दे। ठीक है, तो ऐसा गलती मत कोई लड़का करना। ये बहुत बार पूछे हुआ मेडिकल में, ये काहे पूछा हमको, पहले हम भी शॉर्टकट मार देते थे NAD+, लेकिन एक साल पूछ करके मेरा बेइज्जती हो गया साल, है ना जी। इसलिए आपको ये बात याद रखना होगा, यहाँ पे NADP+ है, ये चेंज हो रहा है किसमें, आपको NADPH+ में। कोई लड़की इसको कॉमन सेंस में देखेगी तो हाइड्रोजन मिल रहा है सर, हाइड्रोजन का हवा से थोड़ी मिला, इसमें का जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन इसमें जा रहा है जी। ठीक है, लगा रहे हैं कॉमन सेंस कि सर इसमें का जो हाइड्रोजन छीन रहा है सर NADP+, और किसको दे रहा है सर, NADPH+ को दे रहा है सर। ओवरऑल देखिए ये जो रिएक्शन देख रही हो, इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। दोनों में स्पेलिंग में अंतर है, एक है डीकार्बोजाइलेशन मतलब CO2 का निकलना, इसमें हाइड्रोजन का निकलना, इसको क्या नाम देंगे, हाइड्रोजिनेशन, है ना, हाइड्रोजिनेशन है ना, डिहाइड्रोजिनेशन। दिख रहा है बोर्ड के यहाँ लिख दे, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डी यही तंग करने वाला है, कंपटीशन बैच का स्टूडेंट को हम यही सब सिखाते हैं, ये तो 11th-12th में सीख लोगे। मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस में किस तरह का रिएक्शन देखते हैं, तो आपको एक स्टेप ऐसा होता है जिसका नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। पूरा ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। पूरा ग्लाइकोलाइसिस हम बोले थे, पूरा रेस्पिरेशन क्या था, पूरा रेस्पिरेशन को तो तुम नाम दिया था ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत नहीं सर उससे हमको, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकाल रहे हो आप, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, डिहाइड्रोजिनेशन। ये रटना है आप लोग, क्यों निकलता है सर ये नहीं पूछ सकता कोई लड़का हमसे, क्या आगे भविष्य में काम आए, भविष्य में काम था ना, बताए तो थे, इसका ATP बनता है ना, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो आज क्या पढ़े हम आप लोग से है ना, और आज का हार्ड क्लास ढूंढा जाए तो आज हमने सर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा, जिसमें 2 तरह का रिएक्शन आप दिखाएं सर आप। ठीक है, एक है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADPH+ बनते हुए दिखाए आप, उस जगह पे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हुआ, ये नोट्स बना के कहीं पे लिखोगी तुम लोग, है ना। और एक है ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो असली वाला है, जिसमें जाइमेज एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा था, उस दौरान क्या देख रहे थे सर हम लोग, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन है, जिसमें CO2 का निकलना हो रहा है जी। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो रहा है सर, अब इतना हार्ड भी नहीं कर रहे हैं हम, इसमें ऐड हो रहा था, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन तो ना होगा, यहाँ पे तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हुआ, डी माने लॉस, यानी डीऑक्सी है, राइबोस शुगर नहीं बोलते थे जी, डीऑक्सी माने कमी ना होता है जी। यहाँ पे क्या देख रही हो, NADH+ यूज हो रहा है, तो यहाँ पे सीधे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे, उतना हार्ड नहीं करेंगे हम, ना ही नीड कर रहा है। आपको 2 शब्द पे ज्यादा एनर्जी खर्च करना है, क्योंकि आगे भविष्य में है ना, जब हम क्रेब साइकिल पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे भी धड़ल्ले से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, डीकार्बोजाइलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। इसलिए आज तुमको इंट्रोड्यूस कराए हैं 2 शब्दों से, एक है डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन और एक क्या है सर आपको, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन और ये है आपको डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। हो गया, बोलो, किसी कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो बाय सर। हाँ बोलो सर वो यीस्ट जो है सर, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों कर सकता है, अगर O2 मिले या ना मिले तो O2 मिलेगा तब ना एरोबिक करेगा, O2 नहीं मतलब अगर एरोबिक नहीं, मतलब एरोबिक तब करेगा जब O2 मिल जाएगा, तो दोनों कर सकता है। और फिर से बोलो तो एक बार, फिर से ये लाइन बोलो तो, क्या बोले अभी तुम? नहीं मतलब हम खाली ये पूछ रहे कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों कर सकता है ना, जो है एक साथ नहीं कर सकता, अल्टरनेट कर सकता है। देखो ना, तुम उसको एक शरीर के अंदर भेज गए, ईस्ट जब मेरे शरीर के अंदर आ गया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो वो क्या कर लेगा, जिंदा रहने के लिए एनारोबिक कर लेगा। अब बाहर निकाल दिए, बॉडी से बाहर निकल गया, उसको हवा मिल रहा है, तो जिंदा रहने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा। तुम ये करो दोनों एक साथ कर सकता है, तो नहीं, दोनों एक साथ। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये जाइमेज का क्या होता है? जाइलेज चुपचाप हो जाता है, तो एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव नहीं हो जाता है जी। एंजाइम जो होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनएक्टिव नहीं हो जाता, इनहिबिटर हो जाएगा ना। एक बार पढ़ा था ना, इनहिबिटर होता है जो एंजाइम को काम करने से रोकता है। तो ऑक्सीजन के संपर्क में जाइमेज डर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जाइमेज एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी सर, जी समझा? ये सर समझ गया। हाँ ठीक है, तो बाय, मिलते हैं आधा घंटा पौन घंटा बाद। ठीक है, चलिए रहने दीजिए।